Hello and welcome back everyone. I am your educator Swamya and today I am back again with part 5 of the chapter Kings and Chronicles. अगर आपने इसके previous 4 parts नहीं देखे हैं तो अभी जाके चेकआउट कीजिए. इनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. And in case you are new to the channel, then do subscribe to Learn with SK for more such new and innovative content. So without any further ado, let's get started with part 5 of the chapter Kings and Chronicles. Okay, so our first topic for today is the अकबरनामा. ठीक है जी, अकबरनामा से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और बादशाह नामा. तो अकबरनामा as it is clear from the name itself कि अकबर के बारे में लिखी गई थी. ठीक है. So among all the important illustrated मुगल chronicles, अभी तक भी हमने जितने भी मुगल क्रोनिकल्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, उन सभी क्रोनिकल्स में से अब आई होप क्रोनिकल्स आपको पता है क्या है. मैंने आपको पार्ट 1 में ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था. सो मुगल जितने भी क्रोनिकल्स लिखे गए उसमें से जो अकबरनामा थी और जो बादशाह नामा थी, बादशाह नामा मतलब किंग की कहानी, ठीक है, किंग के बारे में कहानी. तो ये जो दो क्रोनिकल्स हैं ये सबसे ज्यादा फेमस हैं. इसके अलावा इनकी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी गई वो लगभग 150 या फिर 150 फुल पेजेस या फिर डबल पेजेस की थी, जिसमें पेंटिंग्स बनाई गई थी बैटल से रिलेटेड, सीजेस से रिलेटेड, जो अकबर ने हंट्स करी उनसे रिलेटेड, जो उन्होंने बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कराई उनसे रिलेटेड, जो उन्होंने बैटल्स लड़े उससे रिलेटेड, और कैसे वो अपने कोर्ट में जब बैठे होते थे तो वो कोर्ट सीन्स को बहुत ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया गया है पिक्चर्स के थ्रू. इसके अलावा जो ऑथर थे अकबरनामा के वो कौन थे? अबुल फजल. वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि जो अकबरनामा के ऑथर थे वो कौन थे? अबुल फजल. तो वो बहुत कुछ जानते थे अकबर के रेन के बारे में. क्यों? क्योंकि वो मुगल कोर्ट में ही बेसिकली पले बड़े थे और उनका जो मुगल कैपिटल थी आगरा, वहां पे उनका जन्म हुआ था और वहीं पे वो बड़े हुए थे. ही वॉज वाइडली रेड इन अरेबिक, पर्शियन, ग्रीक, फिलोसफी एंड सूफिज्म. सो उनको कौन कौन से सब्जेक्ट्स की नॉलेज थी? उनको अरेबिक आती थी बोलनी, पर्शियन आती थी, ग्रीक लैंग्वेज आती थी और सूफिज्म से काफी ज्यादा वो इंस्पायर्ड थे. ही वॉज अ फोर्सफुल डिबेटर. सो उनकी नेक्स्ट क्वालिटी क्या बताई गई है कि वो बहुत अच्छे ओरेटर थे, डिबेटर थे, एक इंडिपेंडेंट थिंकर थे जिनकी खुद की एक फिलॉसफी थी, और वो जितने भी ऐसे ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव बिलीव्स थे उनसे जुड़े हुए नहीं थे. कंजर्वेटिव उल्मा से रिलेटेड जितनी भी थिंकिंग थी उससे वो बिल्कुल अलग थे. उनकी जो थिंकिंग थी और जो थॉट प्रोसेस था काफी ज्यादा इवॉल्व था. दीज क्वालिटीज, उनकी इन्हीं सब क्वालिटीज की वजह से अकबर को बहुत अच्छे लगने लगे, और इन्हीं सब क्वालिटीज जो क्या कहते हैं हमारे अबुल फजल में थी, इन्हीं सब क्वालिटीज ने अकबर को इम्प्रेस कर लिया. हु फाउंड अबुल फजल आइडियली सूटेड एज एन एडवाइजर. इसीलिए उन्होंने अबुल फजल को किस पोजीशन पे अडॉप्ट किया? अपने एडवाइजर की पोजीशन पे, और उनको अपना स्पोक्स पर्सन बनाया. किस लिए? फॉर हिज पॉलिसीज, ताकि अबुल फजल अकबर की हेल्प कर सके पॉलिसीज को फ्रेम करने में. One major objective of the emperor was to free the state from the control of religious orthodoxy. So अकबर क्या चाहते थे कि जो उनके एम्पायर के जितने भी लोग हैं वो थोड़े से इवॉल्व हो सके, जो उनकी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है उसको वो छोड़ के वो और ज्यादा अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करने की कोशिश कर सके. इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल की मदद ली, ताकि वो अकबर के रेन को एक अच्छी शेप दे सके, एक नई डायरेक्शन दे सके. सो जब 1589 की शुरुआत हुई तो अबुल फजल ने अकबरनामा पे काम करना शुरू कर दिया, और अकबरनामा को कंप्लीट करने में उनको टोटल 13 इयर्स का टाइम लगा. कितने इयर्स का? 13 इयर्स का. और बार बार वो जो रफ ड्राफ्ट था अकबरनामा का उसको रिवाइज कर रहे थे, उसमें से चीजों को डिडक्ट कर रहे थे, ऐड कर रहे थे. सो उनको पता था कि ये बहुत ह्यूमंगस टास्क है, ऐसा टास्क नहीं है जो मजाक मजाक में हो जाएगा. इसीलिए उनको इतना लंबा आई वुड से टाइम स्पैन लगा इस
ह्यूमंगस टास्क को कंप्लीट या अकम्प्लिश करने के लिए। ये जो क्रॉनिकल है अकबरनामा, ये किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन अ रेंज ऑफ सोर्सेज, यानी कि इसमें जो इंफॉर्मेशन डाली गई है वो अलग अलग सोर्सेज से ली गई है, जैसे कि जो एक्चुअल रिकॉर्ड्स थे इवेंट्स के, मतलब वाकई में जो हुआ, जिसको वाकई बोलते हैं, कि जो भी बैटल्स अकबर ने लड़े, तो जहां पे भी रिकॉर्ड थे उनको इसमें डाला गया है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो भी थे, जो पॉलिसीज अकबर ने फ्रेम करी उनसे रिलेटेड, वहां से भी आई वुड से मैटर को इंक्लूड किया गया है। और जो ओरल टेस्टिमनीज थी, यानी कि जो मुंह जबानी लोगों ने बताया है उनकी पॉलिसीज से रिलेटेड, वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। किसकी बातों को? नॉलेजेबल पर्संस की बातों को। दी अकबरनामा इज डिवाइडेड इनटू 3 बुक्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है कि जो अकबरनामा है उसको 3 बुक्स में डिवाइड किया गया है। इसकी जो फर्स्ट 2 बुक्स हैं वो क्रॉनिकल्स की फॉर्म में है, और जो थर्ड बुक है उसका नेम है एन ई अकबरी। ठीक है, तो जो फर्स्ट वॉल्यूम है इसका, उसमें एडम जो कि फर्स्ट मैन था इस धरती पे आने वाला, तो एडम से लेके जो अकबर की लाइफ साइकिल थी, बेसिकली जब वो 30 इयर्स के हो गए थे, तो वहां से लेके पूरी एक तरीके से आई वुड से सोसाइटी के बारे में बताया है, और फिर अकबर की लाइफ के बारे में इसमें इंक्लूड किया गया है। बेसिकली ये हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड से रिलेटेड है कि मैन कैसे इवॉल्व हुआ, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आए सोसाइटी के अंदर। मूविंग फॉरवर्ड, जो सेकंड वॉल्यूम है इसका, यानी कि जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें जो अकबर है उसके 46 रेनल ईयर को इंक्लूड किया गया है, यानी कि जो उनका 46 ईयर्स तक का टाइम था जब उन्होंने रूल किया, तो जो कुछ भी उन्होंने पॉलिसीज फ्रेम करी वो कैसे एक आइडियल एम्परर थे ये दिखाने की कोशिश करी गई है। द वेरी नेक्स्ट ईयर अबुल फजल फेल विक्टिम टू अ कॉन्स्पिरेसी। अब क्या हुआ, 1601 के बाद अगले ही साल अबुल फजल एक कॉन्स्पिरेसी में, यानी कि एक साजिश का शिकार हो गए, जो कि प्रिंस सलीम ने हैच करी थी। ये बेसिकली जो साजिश थी ये अबुल फजल के अगेंस्ट प्रिंस सलीम ने इसको हैच किया था। हैच मतलब बनाया था, और इसीलिए अबुल फजल को मर्डर कर दिया गया बाय हिज अकम्प्लीस बीर सिंह बुंदेला। सो ही वाज मर्डर्ड बाय बीर सिंह बुंदेला। इसके अलावा जो अकबरनामा है, इससे हमें एक डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है किसका, अकबर के रेन का, कि अकबर का जो पूरा टाइम पीरियड था, जिस टाइम पे उसने रूल किया, वो टाइम पीरियड कैसा था इन दी ट्रेडिशनल डायक्रोनिक सेंस। डायक्रोनिक सेंस मतलब बेसिकली हमको ये पता चलता है कि अकबर ने कौन कौन सी पॉलिसीज को फ्रेम किया, उनकी पॉलिटिकल जो थिंकिंग थी वो कैसी थी, और उनके जो पॉलिटिकल डिसीजंस थे वो उनके एम्पायर के लिए कितने ज्यादा सिग्निफिकेंट साबित हुए हैं, एज वेल एज इन द मोर नोबल सेंस ऑफ गिविंग अ सिंक्रोनिक पिक्चर। सिंक्रोनिक पिक्चर मतलब जो इतनी ज्यादा बिखरी हुई इंफॉर्मेशन थी वो इस क्रॉनिकल के थ्रू एक साथ एक जगह पे इकट्ठा हो पाई है, ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स एम्पायर, यानी कि इसमें अकबर के एम्पायर से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन है, जैसे कि जियोग्राफिकल लोकेशन क्या थी उनके एम्पायर की, वहां पे किस किस टाइप के लोग रहते थे, यानी कि सोशल लाइफ कैसी थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे संभालते थे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जो उन्होंने फ्रेम करी। इसके अलावा लोग कौन कौन से कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, कौन कौन से फेस्टिवल्स को वो लोग सेलिब्रेट करते थे, ये सब विदाउट एनी रेफरेंस टू क्रोनोलॉजी। हम ये नहीं कहेंगे कि ये सब क्रोनोलॉजिकल मैनर में यानी कि ईयर वाइज लिखा है, ऐसा नहीं है, जस्ट एक ग्लिम्प्स देने की कोशिश करी गई है इस बुक के थ्रू, जो भी कल्चर था लोगों का उस टाइम पे। In the N.A. Akbari, the Mughal Empire is presented as having a diverse population. So N.A. Akbari में क्या शो किया गया है कि अकबर के रूल के अंडर अलग अलग जो कास्ट एंड क्रीड या रिलीजियस बैकग्राउंड के लोग थे वो एक साथ बहुत ज्यादा खुश होकर रहते थे, जिसमें हिंदूज, जैन्स, बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स और अलग अलग कॉम्पोजिट कल्चर के लोग बिलोंग करते थे। मूविंग फॉरवर्ड, जो अबुल फजल थे उनका जो स्टाइल ऑफ राइटिंग था वो इंडो पर्शियन था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि वो इंडो पर्शियन स्टाइल में लिखते थे, और इस टाइप ऑफ जो स्टाइल ऑफ राइटिंग था इसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी मुगल कोर्ट के अंदर। एंड देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ राइटर्स हु वांटेड टू राइट लाइक अबुल फजल, यानी कि ये बहुत एक यूनिक क्वालिटी थी अबुल फजल की, और बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे जो कि एस्पायर करते थे कि वो अबुल फजल की तरह लिख सके।
एम्परर शाहजहां हियरिंग हिज टैलेंट्स, जब शाहजहां को पता चला कि भाई जो अबुल फजल हैं काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं और इसके अलावा अब्दुल हमीद उनके स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने अब्दुल हमीद लाहौरी को अपॉइंट किया ताकि वो उनके रेन के बारे में लिख सकें, जो शाहजहां का पूरा रेन टाइम पीरियड था जिस टाइम पे उन्होंने रूल किया उसके बारे में लिख सकें। द बादशाहनामा इज द ऑफिशियल हिस्ट्री इन 3 वॉल्यूम्स। तो जो बादशाहनामा है ये 3 पार्ट्स में लिखी गई है ऑफ 10 लूनर ईयर्स ईच, ठीक है, यानी कि हर वॉल्यूम में 10-10 साल का जो टाइम स्पैन है उसके बारे में बताया गया है। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, सो जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स जैसे ही आए तो उन्होंने मुगल्स के बारे में जानने के लिए इन क्रॉनिकल्स को पढ़ना शुरू किया। सो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स बिगैन टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को समझा एंड टू क्रिएट एन आर्काइव ऑफ नॉलेज, उन्होंने सोचा कि जितनी ज्यादा नॉलेज हम अपने पास गैदर कर सकते हैं वो हम कर लें ताकि हमें मुगल्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स पता लग सकें अबाउट द सबकॉन्टिनेंट टू हेल्प देम बेटर अंडरस्टैंड द पीपल। तो अब ऐसा क्यों कर रहे थे ब्रिटिशर्स, ताकि वो जियोग्राफिकल एरिया को और पॉपुलेशन वहां की कैसे थी उनको समझ सके, ताकि वो अल्टीमेटली स्मूथली उन लोगों को रूल कर सके। And the cultures of the empire they sought to rule. The Asiatic Society of Bengal, तो ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी इसको सर विलियम जोन्स ने बेसिकली वी कैन से फाउंड किया था 1784 में, जिसमें उन्होंने एडिटिंग का वर्क स्टार्ट किया, प्रिंटिंग का वर्क स्टार्ट किया और ट्रांसलेशन शुरू करी। जितनी भी इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी उनको इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेट करना शुरू किया ताकि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सके और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। Moving forward, edited versions of the Akbarnama and Badshahnaama were first published in the Asiatic Society. So जब editing हो गई थी अकबरनामा और बादशाहनामा की और जब इसके इंग्लिश ट्रांसलेशंस बन गए थे तो इनको एशियाटिक सोसाइटी में पब्लिश किया गया 19th सेंचुरी में। उसके बाद 20th सेंचुरी में जो अकबरनामा थी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया किसने, हेनरी बेवरेज ने। और इस काम में उनको कितने इयर्स लगे, बहुत सारा, बेसिकली वी कैन से बहुत सारे सालों का टाइम निकल गया और उनको बहुत ज्यादा मेहनत इसमें करनी पड़ी। ओनली एक्सर्प्ट्स ऑफ द बादशाहनामा हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश टू डेट, यानी कि पूरी बादशाहनामा अभी तक भी ट्रांसलेट नहीं हो पाई है, उसके कुछ एक्सर्प्ट्स या पार्ट्स वी कैन से ट्रांसलेट हुए हैं। द टेक्स्ट इज इन इट्स एंटायरली स्टिल अवेट्स ट्रांसलेशन, यानी कि जो फुल टेक्स्ट है बादशाहनामा का वो अभी भी ट्रांसलेट होना बाकी है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम इस सभी चीजों को एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे। सो यहाँ पे हमने बात करी, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया अकबरनामा के बारे में। सो आप इसी सिमिलर मैनर में एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं जिसमें हम लिखेंगे अकबरनामा। उसके बाद ये किस चीज के बारे में है, बैटल्स के बारे में है, सीजेस के बारे में है, हंट्स के बारे में है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में है और इसमें कोर्ट सीन्स को डिपिक्ट किया गया है। नेक्स्ट इज, इसको पूरा होने में कितना टाइम लगा, 13 ईयर्स का। उसके बाद आती है हमारी बादशाहनामा जिसमें किन किन चीजों के बारे में बताया गया है। बेसिकली ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसके फर्स्ट 2 पार्ट्स क्रॉनिकल्स हैं और जो थर्ड बुक है वो कौन सी है, एन.ए. अकबरी। सो ऐसे जो फ्लो चार्ट्स हैं, जस्ट ये एक फ्लो चार्ट का एग्जांपल है क्योंकि किसी ने कमेंट करके पूछा था कि मैम फ्लो चार्ट का एग्जांपल दीजिए, तो आप इस मैनर में फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे दी ट्रैवल्स ऑफ बादशाहनामा। तो बादशाहनामा में किन किन चीजों के बारे में बताया गया है। सो ये एक बॉक्स है जो आपकी बुक में गिवन है, आप वहां पे देख सकते हैं। गिफ्टिंग ऑफ प्रेशियस मैन्यूस्क्रिप्ट्स वाज एन एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक कस्टम अंडर द मुगल्स। सो अगर कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप फॉर्म करनी होती थी, यानी कि अगर एक एम्परर दूसरे एम्परर से मिल रहा होता था तो वो जनरली प्रेशियस मैन्यूस्क्रिप्ट्स गिफ्ट करते थे, यानी कि स्मॉल मिनी बुक्स वी कैन से एक दूसरे को गिफ्ट करते थे। इन एम्यूलेशन ऑफ दिस द नवाब ऑफ अवध गिफ्टेड द इलस्ट्रेटेड बादशाहनामा ऑफ किंग जॉर्ज III इन 1799। तो यहाँ पे जब नवाब ऑफ अवध मिले किससे, किंग जॉर्ज से, तो उन्होंने उनको बादशाहनामा गिफ्ट करी। सिंस देन इट हैड बीन
प्रिजर्व्ड इन द इंग्लिश रॉयल कलेक्शंस, और तभी से इंग्लिश रॉयल कलेक्शंस में बादशाह नामा को प्रिजर्व करके रखा गया है। नाउ एट विंसडर कैसल, और इस टाइम पे वो कहाँ पे है, विंडसर कैसल में प्रिजर्व करके रखी गई है। इन 1994 कंजर्वेशन वर्क रिक्वायर्ड द बाउंड मैन्यूस्क्रिप्ट टू बी टेकन अपार्ट, दिस मेड इट पॉसिबल टू एग्जिबिट द पेंटिंग्स, एंड इन 1997 फॉर द फर्स्ट टाइम द बादशाह नामा पेंटिंग्स वर शोन इन एग्जीबिशन। यानी कि 1997 में क्या हुआ कि पहली बार जो बादशाह नामा में पेंटिंग्स या इलिस्ट्रेशंस बनी हुई थी उनको एग्जीबिशन के तौर पे लोगों के लिए लगाया गया। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, लंदन में और वॉशिंगटन डीसी में। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे द आइडियल किंगडम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से आपको समझना है। So court chronicles drew upon many sources to show that the power of Mughal kings came directly from God। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था कि मुगल्स ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स को अडॉप्ट कर रहे थे ताकि वो लोगों को ये प्रूव कर सके कि डायरेक्टली उनको गॉड ने ही भेजा है इस जो सोसाइटी है या जो हिंदुस्तान था उस पे रूल करने के लिए। One of the legends they narrated was that of Mongol queen अलंक्वा। सो एक मंगोल क्वीन थी जिनका नेम था अलंक्वा। सो उनका रेफरेंस देके वो क्या कहते थे, who was impregnated by a ray of sunshine while resting in her tent। तो जो मुगल्स थे वो क्या स्टोरी बताते थे कि अलंक्वा एक बार अपने टेंट में रेस्ट कर रही थी और उनपे एक धूप की किरण पड़ी और वो प्रेग्नेंट हो गई और तब से मुगल्स का जन्म हुआ। The offspring she bore carried this divine light। So जब अलंक्वा का बेबी हुआ तो जो उनका बेबी था उसमें ये डिवाइन लाइट थी, ठीक है, एंड passed it on from generation to generation। और ये डिवाइन लाइट तब से मुगल्स के ब्लड में ऐसे ही पास होती चली गई। अबुल फजल placed Mughal kingship as the highest station in the hierarchy of objects receiving light emanating from God। So अबुल फजल ने जो हिरारकी बनाई थी उसके हिसाब से ऐसे जितनी भी चीजें हैं जिनको गॉड डायरेक्टली ब्लेस कर रहे हैं उन सभी चीजों में सबसे टॉप पे क्या आते हैं, मुगल किंगशिप, यानी कि मुगल किंग्स आते हैं। He was inspired by a famous Iranian Sufi शिहाबुद्दीन सुहरावादी who first developed this idea। So अबुल फजल को ये आइडिया आया एक फेमस ईरानियन सूफी जिनका नेम था शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। तो उन्होंने वहां से ये आइडिया लिया और ये कहा कि जो मुगल्स हैं उनको डायरेक्टली एक डिवाइन लाइट है उनके ऊपर जो कि उनको गाइड कर रही है टू रूल दिस कंट्री। मूविंग फॉरवर्ड, इस आइडिया के अकॉर्डिंग ये जो हिरारकी थी डिवाइन लाइट की ये बेसिकली किंग टू किंग ट्रांसमिट हो रही थी, यानी कि सभी मुगल ब्लड में ये डिवाइन लाइट थी। Who then became a source of spiritual guidance। उनके हिसाब से जो डिवाइन लाइट है जो कि गॉड की तरफ से आ रही है, बेसिकली ये वो लाइट है जिसके थ्रू जो गॉड है वो मुगल्स को गाइड कर रहे हैं कि भाई तुम अपने सब्जेक्ट्स यानी कि अपनी प्रजा का कैसे ध्यान रख सकते हो। मुगल आर्टिस्ट फ्रॉम द 17th century onwards began to portray emperors wearing the halo which they saw on European paintings of the Christ and Virgin Mary to symbolize the light of God। So अब क्या हुआ, जो मुगल आर्टिस्ट थे जब भी वो पेंटिंग्स बनाते थे तो वो ऐसा पोर्ट्रे करते थे कि जो मुगल एम्परर्स हैं उन्होंने एक हैलो पहना है। हैलो इज लाइक अ हेलमेट काइंड ऑफ थिंग। तो उनके हिसाब से वो जो हैलो है वो उनको गॉड ने दिया है विच दे सॉ ऑन यूरोपियन पेंटिंग्स। तो मुगल आर्टिस्ट ये हैलो का आइडिया उन्होंने यूरोपियन पेंटर से लिया था जहां पे जो जीसस क्राइस्ट हैं और जो वर्जिन मेरी हैं उन्होंने बेसिकली लाइट ऑफ गॉड, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का भी जो बर्थ का कॉन्सेप्ट है वो ऐसा ही है कि उनके ऊपर एक डिवाइन लाइट आई। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया था मुगल आर्टिस्ट ने ये शो करने के लिए कि जो मुगल्स हैं उनका जन्म भी एक डिवाइन लाइट के थ्रू ही हुआ है। अब हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज अ यूनिफाइंग फोर्स, यानी कि ऐसी कौन सी फोर्स थी जो कि मुगल एम्पायर को एक साथ जोड़ के रख पा रही थी। सो मुगल क्रॉनिकल्स प्रेजेंटेड द एम्पायर एज कंप्राइजिंग मेनी डिफरेंट एथनिक एंड रिलीजियस कम्युनिटीज। सो जो मुगल क्रॉनिकल्स थे उनके हिसाब से जो मुगल एम्पायर है उसमें बहुत सारे अलग अलग रिलीजन, कास्ट और ग्रुप्स के लोग एक साथ रहते थे, जैसे कि हिंदूज, जैन्स, ज़ोरास्ट्रियंस एंड मुस्लिम्स, एंड देयर वाज पीस एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है, as the source of all the peace and stability, the emperor stood above all religious and ethnic groups। So इतने अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के बीच में जो सबसे टॉप पे था वो कौन होता था, एम्परर, जो कि ये इंश्योर करता था कि जो एम्पायर है उसमें पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे।
meditated among them and ensured that justice and peace prevailed. So emperor का क्या काम था कि वो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बना के रखे और ये इंश्योर करे कि सबको इक्वल राइट्स मिल रहे हैं और सबको जस्टिस भी मिल पा रहा है, यानी कि सबके साथ न्याय हो रहा है. Abul Fazl describes the ideal of Sulh-i-Kul. Sulh-i-Kul मतलब absolute peace. So according to Abul Fazl जो absolute peace थी, यानी कि जो एम्पायर था उसमें पीस मेंटेन करने का काम किसका था? जो एम्परर होता था उसका. एज दी कॉर्नरस्टोन ऑफ द एनलाइटेंड रूल, यानी कि वही रूल को सबसे अच्छा रूल माना जाता था जिसमें पीस और हार्मनी बनी रहे. इन Sulh-i-Kul all religions and schools of thought had freedom of expression but on condition that they did not undermine the authority of the state or fight amongst themselves. So Sulh-i-Kul का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये आपको याद रखना है कि Sulh-i-Kul का मतलब था कि सबको आजादी है कि वो अपना रिलीजन प्रोफेस और प्रोपगेट कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी किंग को ओवरपार करने की कोशिश नहीं करेंगे. द आइडियल ऑफ Sulh-i-Kul वॉज इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्टेट पॉलिसीज, यानी कि ये Sulh-i-Kul बना रहे, यानी कि सबको आजादी रहे अपना रिलीजन प्रोफेस और प्रोपगेट करने की. ये इंश्योर कैसे किया जाता था? बाय फ्रेमिंग सर्टेन पॉलिसीज. The nobility under the Mughals was a composite one comprising Iranians, Turanis, Afghans, Rajputs and Deccanians. तो अब मुगल कोर्ट में अलग अलग सब ग्रुप्स या ग्रुप से रिलेटेड लोगों को अपॉइंट किया गया था ताकि हर रिलीजन के लोग उसमें इंक्लूडेड हों और वो अपने अपने रिलीजन के लिए सजेशंस दे पाएं. किसको? किंग को. All of whom were given positions and awards purely on the basis of their service. So इन सभी लोगों को इनके अच्छे काम के लिए अवार्ड्स भी दिए जाते थे और जो ये सर्विस देते थे किंग को और जितने ज्यादा ये लॉयल होते थे किंग के टूवर्ड्स, उस हिसाब से इनको रिस्पेक्ट दी जाती थी. Further, Akbar abolished a tax on pilgrimage. So pilgrimage यानी कि तीर्थ करने पे एक टैक्स लगा था जो कि अकबर ने अबॉलिश कर दिया था. उस टैक्स का नाम था जिजिया. 1563 में ये टैक्स को लगाया गया था और 1564 में इसको अबॉलिश कर दिया. As the two were based on religious discrimination. अब ये अबॉलिश क्यों हुए? क्योंकि अकबर का ये मानना था कि ये जो टैक्स है जिजिया ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट कर रहा था, इसीलिए उसने इस टैक्स को अबॉलिश कर दिया. ऑल मुगल एम्परर्स गेव ग्रांट टू सपोर्ट द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यानी कि जितने भी मुगल एम्परर्स होते थे वो मिलजुल के प्लेसेस ऑफ वर्शिप को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए ग्रांट्स देते थे. इवन व्हेन टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग वॉर के दौरान बहुत ज्यादा हिंदू टेम्पल्स डिस्ट्रॉय हो गए थे, तब भी ग्रांट्स दिए गए. जितने भी मुगल रूलर्स थे उन्होंने ग्रांट्स देके जो टेम्पल्स थे उनको कंस्ट्रक्ट या फिर रिपेयर करवाने में हेल्प करी. एज वी नो फ्रॉम द रेन्स ऑफ शाहजहां एंड औरंगजेब. ठीक है, तो शाहजहां और औरंगजेब के जो रेन है उससे ये पता चलता है कि ऐसा हुआ था. हाउएवर ड्यूरिंग द रेन ऑफ द लैटर, अब ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है. अब आप सोचोगे कि मैम औरंगजेब ने तो सबसे ज्यादा हिंदू टेम्पल्स डिस्ट्रॉय कराए थे, तो औरंगजेब का नेम यहाँ पे कैसे आ सकता है? सो जब औरंगजेब रूल कर रहा था तब द जिजिया वॉज री इम्पोज्ड. तो जिजिया को दोबारा से इम्पोज कर दिया था उसने. किस पे? नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स पे. उसने क्या कहा कि ये जो जिजिया टैक्स है अब सिर्फ वही लोग देंगे जो कि नॉन मुस्लिम है, और मुस्लिम्स को इस टैक्स को देने से एग्जेम्प्ट उसने कर दिया था. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जस्ट सोवरेनिटी एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट. इसका क्या मतलब है? हेडिंग को समझेंगे पहले. जस्ट का यहां मतलब है जस्टिस. जस्टिस यानी कि न्याय. न्याय ही सोवरेन है. सोवरेन मतलब सबसे टॉप अथॉरिटी. सो न्याय ही वो ऐसी चीज है जिससे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सोसाइटी में पीस और हार्मनी बनी रहे. ठीक है, सो यहाँ पे अबुल फजल ने क्या कहा कि जो सोवरेनिटी है, सोवरेनिटी यानी कि जो किंग होना चाहिए सही मायनों में, वो क्या होना चाहिए? सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह होना चाहिए. इसका क्या मतलब है कि जो किंग है उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो सभी लोग हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं ताकि जस्टिस बनी रहे, ताकि जो सोवरेनिटी है, सोवरेनिटी यानी कि जो सबसे ऊंची पोजीशन मिले वो किसको मिले? न्याय को मिले. The emperor protects the four essence of his subjects. So अबुल फजल का ये मानना था कि जो एक एम्परर है, राजा है, उसका ये फर्ज बनता है कि वो अपने सब्जेक्ट्स की 4 चीजों की हिफाजत करे. क्या? उनकी लाइफ की यानी कि जान की, प्रॉपर्टी यानी कि मल की, ऑनर
यानी कि नमूस की, और उनके फेथ की यानी कि दीन की। एंड इन रिटर्न, और इसके बदले में एम्परर उनसे क्या लेगा? डिमांड्स ओबीडियंस, कि भाई मेरी जो प्रजा है मेरे ऑर्डर्स को ओबे करे और अपनी जो रिसोर्सेज हैं मेरे साथ शेयर करे। किस फॉर्म में? टैक्स की फॉर्म में। Only just sovereigns were thought to be able to honor the contract with power and divine guidance, यानी कि वही राजाओं को अच्छा माना जाता था जो कि जस्टिस पे बिलीव करते थे और जो सभी लोगों को न्याय देने में विश्वास रखते थे। अ नंबर ऑफ सिंबल्स वर क्रिएटेड फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द आइडिया ऑफ जस्टिस। अब मुगल कोर्ट में क्या हुआ कि जस्टिस को एज अ सिंबल दिखाने के लिए अलग अलग सिंबल्स का यूज किया गया ताकि ये शो किया जा सके कि हाँ भाई न्याय, जस्टिस प्रिवेल करता है मुगल एम्पायर के अंदर। वन ऑफ द फेवरेट सिंबल्स यूज्ड बाय द आर्टिस्ट। अब ये जो सिंबल्स थे ये कौन यूज करते थे? आर्टिस्ट। तो ऐसे में एक सिंबल था लायन और लैम्ब का, ठीक है। लायन किसका सिंबल था? किंग का। और जो लैम्ब था, लैम्ब मतलब गोट, ठीक है। तो ऐसे शो किया गया था कि एक तरफ तो भाई है लायन और एक तरफ पीसफुली लैम्ब बैठा है। तो अब आप सोचोगे कितना वियर्ड कॉम्बिनेशन है, एक तरफ तो है लायन और एक तरफ है लैम्ब यानी कि गोट। अब जो लायन है वो तो गोट को खा जाएगा, लेकिन नहीं, लायन सिंबल है किसका? किंग का, एम्परर का, और गोट सिंबल है प्रजा का। तो यहाँ पे अब किंग चाहे तो अपनी प्रजा को टॉर्चर कर सकता है और चाहे तो हार्मनी में उसके साथ रह सकता है। तो यहाँ पे यही दिखाने की कोशिश करी गई थी इस पिक्चर के थ्रू कि वो पीसफुली एक साथ एक दूसरे के साथ बैठे हैं एंड कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। दिस वॉज मेंट टू सिग्निफाई अ रियल वेयर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग यानी कि किंग जो कि सिंबल है लायन, और वीक यानी कि लैम्ब जो किसका सिंबल है? कॉमन पीपल का। वो कोएग्जिस्ट कर सकते हैं एक साथ इन हार्मनी। So with this we come to an end of our this particular session, and from next part we will continue from capitals and codes, and hopefully वो last part होगा इसका, so you don't need to worry about that. And अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल लर्न विद एसके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। आप इस सेशन का फीडबैक मेरे साथ कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हैं। योर वैल्यूएबल फीडबैक इज वेलकम्ड, एंड यू कैन ऑल्सो गिव मी सजेशंस कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो कौन से टॉपिक पे चाहिए। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।